मैं प्रकाश कुमार सिंह आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसी में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले देखिए, पृथ्वी के टोटल 3/4 भाग पर जल है। 3/4 भाग पर जल है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की जल की अधिकता के कारण जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। जल है एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका मतलब कि इसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है। नवीकरणीय, ये जल एक नवीकरणीय है जिसकी पुनः पूर्ति होती रहती है। अब देखिए, प्राणियों में जल की मात्रा 65%, जबकि पेड़ पौधों में 65 से 99% पानी जल पाया जाता है। अब हम लोग जल के कुछ स्रोतों के बारे में जान लेंगे। जल स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जल स्रोत में आप पाया जाएगा भूपृष्ठीय जल, दूसरा आएगा भूमिगत जल, तीसरा हो जाएगा वायुमंडलीय जल, चौथा हो जाएगा महासागरीय जल। 4 स्रोतों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझेंगे। भूपृष्ठीय जल, पृथ्वी की जितने भी ऊपरी सतह है उस पर पाया जाने वाला जल भूपृष्ठीय जल कहलाता है, जिसका मूल स्रोत क्या है? वर्षा है। वर्षा के जल से ही इसका जो होता है, इसका पृथ्वी के सतह पर इसका जमाव होता है। ये किस किस रूपों में होता है? तो नदियों के रूप में, महासागरों के रूप में और तालाबों के रूप में इसका विस्तार होता है। भूमिगत जल क्या होता है? मान लीजिए ये बादल है, ये पृथ्वी है, यह तो मिट्टी है। तो देखिए, मान लीजिए वर्षा हुआ, होने के बाद पृथ्वी पर छोटे छोटे सतह पर जमीन में दरारें होती हैं। इसी दरारों से रिश्ता हुआ, ये हो गया भूमि। रिश्ता हुआ जल भूमि के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है। फिर मनुष्य इसे चापाकल के द्वारा इसे बाहर निकलता है। उसी को भौम जल कहते हैं या भूमिगत जल। इसे भौम जल के नाम से भी जाना जाता है या भूमिगत जल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वायुमंडलीय जल, वायुमंडल में पाए जाने वाले जल को भूमंडलीय जल कहते हैं। महासागरीय जल, पृथ्वी का सबसे बड़ा जल का स्रोत और हम किसी को कहें तो वो सागर या महासागर को ही हम लोग कह सकते हैं। जल की अधिकता के कारण
गौरीय महासागर को भी हम लोग कह सकते हैं सागर होता है। जल की अधिकता के कारण इसे जलधि की उपाधि दी गई है। जलधि की उपाधि इसको दी गई है। देखिए पृथ्वी हो गया, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी। इसको बीच से भूमध्य रेखा गया। रेखा के बारे में, ये काल्पनिक रेखा है, इसके बारे में हमको किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका 0 डिग्री मान होता है। इसका जो ऊपरी क्षेत्र है ये उत्तरीय क्षेत्र हो गया, और ये दक्षिणी क्षेत्र हो गया, दक्षिणी क्षेत्र हो गया। अगर आप मैप में देखिएगा, नक्शा में देखिएगा, तो जितने भी देश हैं, स्थल हैं, वो सब आपको उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलेंगे, बल्कि दक्षिणी में देखिएगा तो सिर्फ जल ही जल पाया जाता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से, जल गोलार्ध या जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर महासागरों में जो जल की मात्रा है, महासागरों में जल की जो मात्रा है वो 96.5% जल, जितना भी भू सतह पर जल है उसका 96.5% जल जो है महासागरों में पाया जाता है। इसका जो जल होता है वो लवणीय होता है, पीने योग्य नहीं होता है, खारा होता है, लवणीय होता है। और 2.5 और जो पीने जल होता है अलवणीय जल, यानी लवण की उसमें मात्रा नहीं होती है, अलवणीय जल 2.5% ही पृथ्वी पर उपलब्ध है। 2% 5% जल पृथ्वी पर उपलब्ध है। भारत में विश्व का 16% आबादी यहाँ पर पाई जाती है, जबकि 16% के पास जो पीने योग्य जल है, स्वच्छ जल है, पेयजल है, पीने वाला जल है, वो सिर्फ मात्र 4% ही उपलब्ध है। 16% के लिए 4% जल उपलब्ध है। प्रतिवर्ष वर्षा से जो भूपृष्ठीय जल है वो 4000 घन किलोमीटर जल, 4000 घन किलोमीटर जल पृथ्वी पर उपलब्ध होता है। बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग अब समझेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ है कि वैसा परियोजना जो कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए उसका निर्माण किया जाता है, उसी को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य क्या क्या होता है, उद्देश्य हम लोग समझेंगे। उद्देश्य क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। नदी पर बांध बनाकर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बांध बनाकर हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा है बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा बाढ़ पर नियंत्रण। तीसरा है उद्योगों के लिए जल की जो उपलब्धता है उसको हम लोग ला सकते हैं। दूसरा है पर्यटन स्थल को हम लोग विकसित कर सकते हैं, लोग आएंगे तो घूमने जाएंगे। उसके बाद मत्स्य पालन भी हम लोग कर सकते हैं। मछली चाहे लिखिए, मछली को भी हम लोग मछली पकड़ सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी उद्देश्य है इसके।
देखिए अभी कुछ हम मेन पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है परियोजना है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं नदी। कौन सी परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल। पहला है भाखड़ा नांगल। नांगल भाखड़ा नांगल परियोजना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। दूसरा है हीराकुंड। ये आपका महानदी पर स्थित है। तीसरा है नागार्जुन सागर परियोजना। ये आपका कृष्णा नदी पर है। उसके बाद सोन नदी पर है। सोन परियोजना सोन नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। और कोसी परियोजना कोसी नदी पर ही स्थित है। कोसी इसमें से बिहार बोर्ड हर साल आपका एक नहीं तो 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब हम लोग कुछ और तथ्य के बारे में जानेंगे। सबसे जो बड़ा बांध है वो भाखड़ा नांगल है। और जो सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल है। और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी और सतलज नदी पर स्थित होते हैं। जी धन्यवाद।